हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये दूसरा क्लास है। इससे पहली वाली क्लास में हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, उसको किन किन नामों से पुकारा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को और कौन कौन से नाम दिए गए हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है वो कहां से कहां तक है। इस वाली क्लास में हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 1500 से अधिक स्थल अब तक खोजे जा चुके हैं, लेकिन उन सभी को नगर की संज्ञा नहीं दी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से केवल 7 ही नगर ऐसे हैं जिन्हें नगर की संज्ञा दी जाती है। वो 7 स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धोलाकिया। इन 7 स्थलों को ही हड़प्पा सभ्यता के नगरों की संज्ञा दी जाती है। चलिए इनके बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में है और इसकी अवस्थिति है रावी नदी के बाएं तट पर पड़ता है ये, ठीक है। यह सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल माना जाता है हड़प्पा को। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो लगभग इसका क्षेत्रफल 150 हेक्टेयर में है। 150 हेक्टेयर में हड़प्पा नगर जो है फैला हुआ है। यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं? अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे आवास प्राप्त होते हैं जिन्हें देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आवास श्रमिकों के होंगे, यानी श्रमिकों के आवास भी यहाँ से देखने को मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा के पूर्वी भाग में एक कब्रिस्तान मिला है, जिसको R37 नाम दिया गया है। समाधि R37 उस कब्रिस्तान को नाम दिया गया है। यहां से प्रश्न अक्सर करके पूछे जाते हैं। यहां से यही समझ लीजिए कि यहां से पूछे कि समाधि R37 जो है, जो कि कब्रिस्तान है, ये कहां पर पाया गया है, तो आप कहेंगे कि ये हड़प्पा के पूर्वी भाग में R37 नामक कब्रिस्तान पाया गया है। तो ये हो गया हड़प्पा। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में पड़ता है। इसकी अवस्थिति है सिंधु नदी के दाहिने तट पर। सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो नामक नगर पड़ता है। ये सबसे बड़ा नगर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हमने बताया था सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का? मोहनजोदड़ो है और दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 1250 हेक्टेयर, 1250 हेक्टेयर के बड़े क्षेत्रफल में जो है मोहनजोदड़ो नगर फैला हुआ है। इसे अगर शाब्दिक अर्थ में लिया जाए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी कई बार प्रश्नों में जो है प्रश्न पत्रों में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसे मृतकों का टीला या कहीं कहीं इसे प्रेतों का टीला भी कहा गया है। मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, और इसको सिंधु का बाग भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है या इन नामों के द्वारा इसको संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो से जो सबसे आश्चर्यजनक चीज हमें प्राप्त हुई है वो है विशाल स्नानागार। और इस स्नानागार को मार्शल ने क्या कहा है? तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण भी कहा है। मोहनजोदड़ो से सबसे प्रमुख चीज हमें प्राप्त हुई है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्राप्त होती है वो है वहां का स्नानागार, ठीक है। और इसे क्या कहा है? मार्शल महोदय ने इसको कहा है उस समय का या तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा इसको दी है। अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें, ये भी कभी कभी प्रश्न में पूछ ली जाती है कि जो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है उसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या है, विमाएं क्या हैं, तो 11.88, 7.01, 2.43 लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसकी क्या है? डायमेंशंस हैं, इसकी जो है माप है। एक और जो महत्वपूर्ण चीज प्राप्त होती है हमें मोहनजोदड़ो से वो है नर्तकी की मूर्ति। आपने कभी कभी इमेजेस में भी देखा होगा, चित्रों में भी देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा। तो नर्तकी की मूर्ति जो कि काय से बनी हुई है? कांसे से बनी हुई है, क्योंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, आप जान चुके हैं। यहाँ पर लोग तांबे और टिन को मिलाकर के एक मिश्र धातु बनाना सीख गए थे, जिसे कांसा कहा जाता है। तो ये जो मूर्ति हुई थी ये ठोस कांसे की बनी हुई थी और ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनाती है। तो नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो के किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? तो एचआर क्षेत्र से, ठीक है। एचआर क्षेत्र ये उस समय का नाम नहीं है। जैसे जैसे उत्खनन हुआ था इन स्थलों का, तो
जैसे जैसे जो जो स्थल खोजे गए थे उनको नाम दे दिया गया, किसी को ए नाम दे दिया गया, किसी को बी नाम दे दिया गया, किसी को सी। ऐसे ही इस क्षेत्र का नाम था HR क्षेत्र, और HR क्षेत्र से ही क्या मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके साथ साथ यहाँ 21 मानवों के कंकाल मिले हैं, 21 मानव कंकाल भी यहाँ से मिलते हैं। अब एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानियां किसे कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानियां किसे कहा जाता है, तो हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त रूप से सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानियां कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों शहर जो थे एक दूसरे से 482 किलोमीटर की दूरी पर थे, एक दूसरे से 482 किलोमीटर की दूरी पर थे और सिंधु नदी के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 482 किलोमीटर थी, और इसके साथ साथ इन दोनों को कनेक्ट करती थी सिंधु नदी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानियां कहा जाता है, क्योंकि ये दो नगर ही सबसे बड़े नगर थे। इसके बाद में आता है तीसरा चन्हुदड़ो का नंबर। चन्हुदड़ो की खोज की थी 1931 में NG मजूमदार ने। अच्छा, इनकी खोजों के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और 1922 में मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो RD बनर्जी ने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। और किसके नेतृत्व में की थी ये खोज? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे? उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो थे महानिदेशक थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन दोनों स्थलों की खुदाई हुई। इसके बाद में चन्हुदड़ो की खोज हुई थी 1931 में। इसकी खोज का श्रेय जाता है NG मजूमदार को। अब बात करते हैं चन्हुदड़ो से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। चन्हुदड़ो से मिले हैं हमें मन के बनाने का कारखाना, मन के जो कि माला बनाई जाती है, जिन्हें माला में पिरोया जाता है। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो आभूषण भी पहनते थे। अगर मन के बनाने का कारखाना वहां से मिला है तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो आभूषण भी पहनते थे। इसके बारे में जब इसकी संस्कृति के बारे में बात करेंगे, सामाजिक जीवन के बारे में बात करेंगे, तब इसके बारे में और विस्तार से पढ़ लेंगे हम। ठीक है, वैसे आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता में पुरुष और महिलाएं दोनों ही क्या पहनते थे? आभूषण पहनते थे। ठीक है, तो और यहां से क्या प्राप्त हुआ है? 3 घड़ियाल और 2 मछलियों वाली, यानी एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के चित्र जो है बने हुए हैं। ऐसी मुद्रा यहाँ से, करेंसी यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा एक ईंट मिली है, एक ईंट जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको समराइज किया है। तो एक ईंट मिली है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान पाए गए हैं। कहां पर? चन्हुदड़ो में। इसके अलावा ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं, मतलब वक्राकार एक ईंट अपनी जो होती है वो सीधी होती है, ठीक है, LDH की फॉर्म में होती है, और दूसरी ईंट जो एक ऐसे गोलाई मान सकते हैं आप, गोलाई में ईंटें या फिर टेढ़ी मेढ़ी ईंटें जो यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं, वक्राकार ईंटें। इसके अलावा मिट्टी की पाइप नुमा नाली भी यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं, वक्राकार ईंटें और मिट्टी की पाइपनुमा नाली, जो कि केवल चन्हुदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं, यानी ये एकमात्र स्थल है जहां से ये दोनों चीजें प्राप्त हुई हैं। तो मिट्टी की पाइपनुमा नाली यहां से प्राप्त हुई है, तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो चन्हुदड़ो नगर था, इसमें जो जल निकास की व्यवस्था, जल निकास का जो सिस्टम था वो बड़ा ही उन्नत था। बहुत अच्छे सिस्टम से यहाँ पर जल को निकाला जाता था। जैसे आधुनिक समय में हम नालियां बनाते हैं और जो भी जल भराव की समस्या होती है वो उससे निजात पाने के लिए हम नालियां बनाते हैं। नालियों का जो है नालियों को लंबा कर करके वहां तक ले जाते हैं, यानी अपना जो भी निवास स्थान होता है, अपना जिस गांव में रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं उससे बाहर उनका पानी का निकास करते हैं। तो वो वाला सिस्टम यहाँ चन्हुदड़ो में काफी हजारों वर्ष पहले यहाँ पर देखा गया था। तो मिट्टी की पाइपनुमा नालियां मिली हैं जिसको पुलिया टाइप हम बोलते हैं, तो वो उस समय की चन्हुदड़ो में मिली है। तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कि यहाँ पर जो जल निकास की व्यवस्था थी वो कैसी थी, बड़ी उत्तम थी। इसके अलावा यहाँ से लिपस्टिक, काजल और कंघा ये चीजें भी मिली हैं। इससे पता लगाया जा सकता है या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ की जो स्त्रियां थी वो सौंदर्य की चीजों का प्रयोग करती थी, सौंदर्य प्रसाधनों का भी प्रयोग करती थी। बात करते हैं अगला लोथल के बारे में। लोथल की जो खोज हुई थी वो 1954 में हुई थी और इसकी खोज का जो श्रेय जाता है SR राव को जाता है।
लोथल की खोज 1954 में हुई थी। इसकी खोज का श्रेय जाता है एसआर राव को। इसके अलावा दो उपनामों से इसे संबोधित किया जाता है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। इसे लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो अवस्थिति है वो है गुजरात में और भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। वर्तमान गुजरात जो है वहां पर ये लोथल पड़ता है। और लोथल क्या था उस समय का? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा जैसे हम बोल सकते हैं डॉकयार्ड या फिर बोल सकते हैं बंदरगाह। ये उस समय का वहां का बंदरगाह था। ठीक है, यहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। जल प्रबंधन की सर्वोत्तम व्यवस्था यहां से भी प्राप्त होती है। जो लोथल है लोथल से प्राप्त होती है जल प्रबंधन की सर्वोत्तम व्यवस्था। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां से प्राप्त हुई है वो है 3 युग्मित समाधियां या युगल समाधियां। युगल समाधियों से क्या तात्पर्य है कि एक औरत और एक पुरुष को दोनों को एक साथ एक ही समाधि में दफनाया गया है। इसके साक्ष्य लोथल से प्राप्त होते हैं। तो इस समाधान को देखकर, इस समाधान के आधार पर हम अनायास ही अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति किसी भी औरत का पति मर जाने के बाद में एक सती प्रथा जो है प्रचलन रहता था। तो इस टाइम पे दोनों औरत और पुरुष की समाधियां, यानी दोनों औरत और पुरुष को एक ही समाधि में दफनाया गया है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सती प्रथा भी प्रचलित रही होगी। कालीबंगा के बारे में बात करते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा का अर्थ भी पूछा जाता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। और ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यहां से कुछ चूड़ियां भी प्राप्त हुई थी, इसीलिए कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियों का नाम दे दिया जाता है। 1951 में इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। ठीक है, और यहां से हमें क्या प्राप्त होता है? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कहां से? कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें मिलते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य। और जुते हुए खेत के साक्ष्यों की भी बात करें तो यहाँ खेत की जुताई दो तरीके से की गई है, एक आड़ी और एक ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ एक साथ 2 फसलें बोई जाती रही होंगी। एक साथ 2 फसलें बोने का प्रमाण भी हमें कालीबंगा से मिलता है। चलिए बढ़ते हैं, और क्या क्या मिला है यहाँ से कि अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियों के बारे में पता चलता है। कालीबंगा से अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियों के बारे में पता चलता है। कौन कौन सी 3 विधियां? एक पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। ये 3 विधियां यहाँ पर प्रचलित होने का प्रमाण है। पूर्ण समाधान में मृतक की सारी अस्थियां ही जो है कलश में रख करके नीचे गाड़ दी जाती हैं। और आंशिक समाधान में उसकी जो भी हड्डियां होती हैं या उसके जो भी अवशेष होते हैं उसके कुछ हिस्से ही जो है नीचे गाड़े जाते हैं। इसके अलावा यहाँ दाह संस्कार का भी प्रमाण मिलता है। तो यहाँ से इस तरीके से कितनी अंत्येष्टि संस्कार की विधियां हो गई? अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियों के बारे में पता चलता है, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। इसके अलावा यहाँ से प्राप्त होता है ऑपरेशन करने का सबसे पुराना प्रूफ। शल्य क्रिया का सबसे प्राचीन उदाहरण देखने को मिलता है कालीबंगा से। इसका अंदाजा कैसे लगाया गया कि यहाँ से क्या मिली है? एक बच्चे की खोपड़ी मिली है। बच्चे की खोपड़ी का जो कंकाल है वो मिला है, उसमें 6 छेद मिले हैं। खोपड़ी में कितने छेद मिले हैं? 6 छेद मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर भी शल्य क्रिया जो है काफी समय पहले प्रचलित रही थी। यानी यहाँ के लोग शल्य क्रिया करना भी जानते थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी उन्नत और कितनी विकसित जो है यह संस्कृति रही होगी। बात करते हैं बनावली की। बनावली जो है, बनावली की स्थिति पड़ती है हरियाणा राज्य में हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में बनावली है। इसकी खोज की थी 1974 में एसआर बिष्ट ने। बनावली की खोज किसने की थी? 1974 में एसआर बिष्ट ने। ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। और यहाँ से जो सबसे प्रमुख चीज प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुआ है मिट्टी का हल, वो भी बिल्कुल सही अवस्था में मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। कहां से? बनावली से। लास्ट है आपका धौलावीरा। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। ये भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। कंफ्यूजन नहीं करनी है, मैंने वहां पे बताया था कि जो हड़प्पा है सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन वो भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। ये भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर माना जाता है। और यहां से प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम या क्रीडागार। ठीक है, धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ा स्थल प्राप्त हुआ है।
इसके अलावा यहाँ से प्राप्त हुई है नेवले की एक पत्थर की मूर्ति, जिसकी जो है लंबाई है 37 सेंटीमीटर। विशाल जलाशय, और यहाँ का जो सबसे प्रमुख, धौलावीरा का सबसे प्रमुख जो है इमारत या बोल सकते हैं वस्तु मिली है, वो है यहाँ का विशाल जलाशय, जिसमें के बहुत सारे पानी को, लगभग 2.5 लाख घन सेंटीमीटर पानी को रोके जाने की क्षमता थी। यानी यहाँ से ये अंदाजा लगाया सकता है यहाँ के लोग बांध निर्माण के विषय में परिचित थे और जल को संचित करना जानते थे। इसके अलावा कुछ अन्य स्थल हैं। ये तो हो गए अपने जो 7 मैंने आपको बताए हैं, ये प्रमुख 7 नगर हैं और ज्यादातर प्रश्न जो है वो यहीं से पूछे जाते हैं। इन्हीं 7 नगरों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे नगर हैं और वहां से कौन कौन सी चीजें मिली उनके बारे में दर्ज डाल लेते हैं। जैसे नौसारो है, नौसारो से मिली है स्त्रियों की मिट्टी की मूर्ति। स्त्रियों की मिट्टी की मूर्ति मिली है छोटी छोटी, जिनकी मांग में आज भी सिंदूर भरा हुआ है। ठीक है, जिनकी मांग में आज भी सिंदूर भरा हुआ है। इससे यह अनुमान लगाना बड़ा आसान है कि उस समय भी जो है ये हमारी जो संस्कृति थी, हड़प्पा संस्कृति, उसमें ये सारी चीजें जो आज हमारे संस्कार माने जाते हैं, ये सारी चीजें उस समय भी मौजूद थे, क्योंकि आज भी जो है भारतीय स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। ठीक है, सुतका गेंडोर ये बलूचिस्तान की एक जगह है, सुतका गेंडोर, और ये भी क्या था, एक बंदरगाह नगर था, ये भी बंदरगाह माना जाता था। बालाकोट भी बंदरगाह नगर था। इसके साथ साथ बालाकोट से मिला है सीप बनाने का उद्योग, सीप उद्योग के बारे में पता चलता है। रोपड़ जो है वो पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे पड़ता है रोपड़, पंजाब में सतलज नदी के किनारे है रोपड़। यहाँ से जो चीज प्राप्त हुई है वो है मनुष्य के साथ साथ एक कुत्ते को भी दफनाया गया है। एक कब्र मिली है जहां से मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सुरकोटदा, ये प्रश्न आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जरा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि घोड़े के अवशेष हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अवशेष हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो सुरकोटदा वो एक ऐसी जगह है जहां से घोड़े के अस्थि पंजर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आज हमने जाना हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों के बारे में। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी, उसका सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक क्रियाकलाप कैसे थे। ठीक है, इसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।